जी नाज़रीन, वेलकम बैक। हाणे असां ॻाल्हि कंदासीं डॉक्टर आबिद क़यूम सलहरी सां, जेके असांखे इंग्लैंड मां जॉइन कयो आहे, त मौजूदनि पाकिस्तान जी मईशत ते, नए बजट ते असां उन्हनि खां उन्हनि जी राय वठंदासीं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब, बजट पेश हो गया है, वही रेवेन्यू टारगेट बहुत हाई रख दिए गए हैं। बहस ये अब चल रहा है कि क्या ये टारगेट हासिल हो पाएंगे? अगर हो पाएंगे तो इससे मईशत को तो क्या फायदा होगा, लेकिन आप समझते हैं कि पाकिस्तान का जो मिडिल क्लास है उसको सख्तियां ज्यादा बर्दाश्त करना पड़ेंगी। मोहसिन, इस वक्त एक कैच 22 सिचुएशन है। जाहिर है कि अगर एक फिजिकल कंसोलिडेशन वाला बजट नहीं आता और आईएमएफ की जो के साथ जो पाकिस्तान की कमिटमेंट है वो इस बजट में हुकूमत पाकिस्तान को शो करना थी कि वो कितनी संजीदा है उन कमिटमेंट्स को पूरा करने के लिए। तो अगर उसके हिसाब से बजट ना बनाया जाए और आईएमएफ के प्रोग्राम में ताखीर हो जाए तो तब भी मिडिल क्लास पिसती है, जो रुपया एकदम से गिरेगा और डॉलर की कीमत में इजाफा होगा। और अगर इस बजट को इम्प्लीमेंट किया जाता है तो बहरहाल इससे जो मिडिल क्लास है उसको एक इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट तो उसको भुगतना पड़ेगा। तो वो एक जो होता है ना, एक फारसी का मुहावरा है, ना जाए रफ्तन ना पाए मांदन। तो दोनों दोनों सूरतों में जो मिडिल क्लास है उसको इस वक्त एक मुश्किल मरहले से गुजरना होगा। लेकिन ये मुश्किल मरहला ज्यादा बेहतर है कि बनिस्बत के आपके इकोनॉमी बेहतर हो और मुश्किल मरहला वो ठीक है, बजाय इसके कि दोनों सूरतें खराब हों, कि मुश्किल भी हो और पाकिस्तान की इकोनॉमी भी खराब हो। तो दोनों में से एक चॉइस लेनी पड़ेगी। जी, हाँ, चूंकि अदरवाइज तो फिर अगर आईएमएफ का प्रोग्राम जुलाई में वो नेगोशिएशन स्टार्ट नहीं होते तो फिर वही जो पिछले साल सितंबर में सिचुएशन बनी थी कि डॉलर जो है वो ब्लैक मार्केट में, ग्रे मार्केट में उसके 2-3 रेट्स बन गए थे, मिलना मुश्किल हो गया था। 350 रुपये तक डॉलर का रेट चला गया था। तो खुदा न खास्ता उस तरह की सिचुएशन बन सकती है अगर आईएमएफ के साथ हमारे मामला जो है वो तय नहीं होते जुलाई में। डॉक्टर साहब, लेकिन हमने देखा है कि इस बजट में फेडरल गवर्नमेंट ने बहुत सारे, लगता तो ऐसा है कि तमाम की तमाम शराइत जो उनकी प्री कंडीशंस हैं वो उन्होंने अचीव कर ली हैं। रात तक भी उनकी कंडीशंस के हवाले से ऑर्डिनेंस जारी होते रहते। तो क्या आपको नजर आता है अभी कुछ रह गया है, क्योंकि काफी सारी चीजें हो गई हैं? देखिए ना, अभी तो ये प्रपोज बजट है ना, उसके बाद इसका जो फाइनल होना, अप्रूवल जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट मरहला है। और हमने देखा कि इसमें कुछ पॉलिटिकल इकोनॉमी फैक्टर्स भी आए, जैसे पीपल्स पार्टी के सिर्फ 3 जो अरकान असेंबली थे वो बजट स्पीच में बैठे थे। अब क्या हुकूमत जो है अपने मेजर कोलिशन पार्टनर को इस बजट पे इत्मीनान में लेती है, एग्री कर लेती है। तो ये बजट पास होना बजाते खुद एक मरहला है। मुझे उम्मीद है कि ये पास हो जाएगा और उसके बाद इसकी जो इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन वगैरह हैं वो आना शुरू हो जाएंगी। जैसा कि हमने कल ही सुना कि जो नॉन फाइलर्स हैं उनके लिए, जो टैक्सेबल नॉन फाइलर्स हैं उनके लिए बैरून मुल्क सफ़र पे पाबंदियां लगाई जा रही हैं। उनकी जो सिम्स हैं, बिजली के बिल, गैस के कनेक्शन वगैरह, उन पर सख्तियाँ की जा रही हैं। तो लग तो ये रहा है कि हुकूमत भले उसका पॉलिटिकल कैपिटल इफेक्ट हो, लेकिन वो इन बजट के जो की कोशिश करेगी। लेकिन सर, ये तो चले पॉलिटिकल साइड है इसकी, वो तो सियासी जमातें आपस में बैठ के पार्लियामेंट में इस मसले को हल कर लेंगी और कहीं ना कहीं पे ये बजट पास हो ही जाएगा, उसमें कोई इतनी दिक्कत नजर नहीं आ रही। लेकिन आईएमएफ की शराइत तो पूरी हो गई हैं, उनको तो सुकून लेना चाहिए आईएमएफ को कि उनकी शराइत पूरी हो गई हैं और वो फिर जुलाई में हमारे पास आ जाएंगे नेगोशिएशन फाइनलाइज करने के लिए। हाँ जी, वो जब हमारी तरफ से बजट अप्रूव हो जाएगा असेंबली से और फाइनेंस बिल जो है ये अप्रूव हो के इस पे वो रेगुलेशन का हिस्सा बन जाएगा, तो उसके बाद फिर हुकूमत पाकिस्तान जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वो आईएमएफ को बाज़ाब्ता तौर पे लिख रही होगी लोन के लिए आए और हमारे साथ बातचीत जो है वो शुरू करें। और वो ये फॉर्मलाइज होगा कि आपको लेटर लिखेंगे कि हमने तमाम आपकी जो भी शराइत है वो पूरी कर ली, तो अब आ जाए आपसे बात करते हैं। तो ये इसका सिलसिला होगा। लेकिन आप समझते हैं कि इसमें चले ये तो टारगेट्स तो आ गए हैं, अभी तो डॉक्यूमेंट्स में सब कुछ, लेकिन ये खुद डॉक्टर साहब 40% रेवेन्यू टारगेट जो है ये एक बहुत बड़ा टास्क नहीं है। चले मुश्किल तो होगी, लेकिन है तो बहुत बड़ा टास्क, ये बड़ा रिस्क नहीं लिया गया है। देखिए, अगर आप हर साल को देखें तो हर साल में ये रेवेन्यू टारगेट बढ़ता चला जाता है और मेरा ख्याल है कि
इसी तरीके से आपकी इकॉनमी डॉक्यूमेंट होगी। इसमें से तकरीबन 1700 अरब रुपए जो हैं वो तो सिर्फ इन्फ्लेशन की वजह से, चूंकि महंगाई होगी और जब चीज़ें महंगी होती है तो उस पर टैक्स टू सी रेशो से ज़्यादा लिया जाता है, तो तकरीबन 1700 अरब रुपया जो है वो तो सिर्फ इन्फ्लेशन की वजह से इकट्ठा हो जाएगा। उसके अलावा जो कुछ जीएसटी एग्जम्पशंस विड्रॉ की गई हैं और जो नॉन फाइलर्स के गिर्द घेरा तंग किया गया है, तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए, इसके करीब तक पहुंचा जा सकता है। इसमें सर लेकिन महंगाई तो, अगर इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल किया जाएगा डॉक्टर साहब? ये तो जब जीएसटी एग्जम्पशन खत्म कर दी गई है, जीएसटी बढ़ा भी दी गई है काफी आइटम्स पर, काफी आइटम उसमें डाल दिए गए हैं, तो थोड़ा महंगाई भी बढ़ती हुई नजर आ रही, तो उसको ये 12.5% के इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करेंगे? ये 12.5 वाला शायद मिस हो जाए, चूंकि और ये हमें मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बाद जो गवर्नर स्टेट बैंक थे उनसे जब पूछा गया कि जी आपने शरह सूद में सिर्फ 1.5% कमी की है, जबकि आप कह रहे हैं कि महंगाई जो है वो 11.8% पे आ गई है, तो उनका भी यही कहना था कि बजट के बाद वो कुछ उसके इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट जो है वो होते हुए देख रहे हैं। तो अब ये देखना होगा कि ये जो पेट्रोलियम और पे जो लेवी बढ़ाने की जो बात है 20 रुपए पर लीटर, जो कि कहा गया है कि स्टैगर्ड जो दर्जा बढ़ाई जाएगी, एकदम से नहीं बढ़ाई जाएगी, कि उसको कैसे रोल आउट करते हैं और उसके मुताबिक फिर ये महंगाई जो है ये कैसे बढ़ती है। मुझे लग रहा है कि ये 11.8% वाला जो इस वक्त जो इन्फ्लेशन का टारगेट है 12.5% वाला, वो शायद मिस हो जाएगा हुकूमत से। तो इससे तो फिर डॉक्टर साहब फिर इम्पैक्ट आएगा ना, तो ओवरऑल जितने भी टारगेट्स रखे गए हैं उन पर इम्पैक्ट तो आएगा अगर ये टारगेट मिस होता है। देखिए, अगर महंगाई वाला टारगेट मिस होता है, महंगाई बढ़ती है, तो जो रेवेन्यू कलेक्ट करना है वो टारगेट आसानी से पूरा हो जाता है, क्योंकि जितनी महंगाई बढ़ती है उतना टैक्स उसी हिसाब से ज्यादा आता है। एक चीज आप 10 रुपए की लेते हैं उस पर टैक्स देते हैं, वही चीज आप 11 रुपए की लेते हैं उस पर टैक्स देते हैं, तो 1 रुपए का तो वो फर्क पड़ जाता है ना। तो अगर इन्फ्लेशन बढ़ती भी है, जो कि अब ये दो चीजों पर डिपेंड करेगा। एक आपकी मॉनसून जो है वो कैसी रहती है, चूंकि एग्रीकल्चर कमोडिटीज ये बड़ा नुमाया रोल प्ले करती हैं महंगाई के होने या ना होने पे, और दूसरा जो है वो एनर्जी की कीमतें, और उसमें इस वक्त जो गजा की सूरत हाल है, यूक्रेन की सूरत हाल, ये दोनों जो है ये डिटर्मिन करेंगी कि आने वाले माली साल में तेल की कीमतें बैन अल-अक़वामी मंडी में कितनी रहती हैं। अगर वहाँ पे कीमतें मुतदिल रहती हैं, जैसे कि हमने देखा कि आज भी अभी ये हमने इसमें एक फर्दर रिडक्शन जो है पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस में देखी, तो अगर ये कीमतें इसी तरह से कम हो रही हैं तो फिर तो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी को ऐड किया जा सकता है बगैर बहुत इस पे इन्फ्लेशन पे इम्पैक्ट डाले। लेकिन अगर आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ती हैं या मुल्क में ज़राअत जो है वो कंप्रोमाइज होती है खुदा न खास्ता किसी भी गैर यकीनी मौसमी सूरत हाल की वजह से, तो फिर इन्फ्लेशन पे काबू पाना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और बड़ी अहम चीज जो कि बात बड़ी चर्चा हो रहा है इस बात पर भी कि टैक्सेस तो चले लगा दिए गए हैं इनडायरेक्ट लोगों पर और वो लोगों ने देने हैं, लेकिन डायरेक्ट टैक्सेस के हवाले से और इनडायरेक्ट टैक्सेस के हवाले से अभी तक सवाल उठाए जा रहे हैं कि चले नॉन फाइलर को तो आप ले आएंगे किसी तरीके से, कुछ ना कुछ नंबर आ जाएगा, लेकिन जो परचून फरोश के लिए कहा जा रहा है कि वो 2700 अरब रुपए का टैक्स हर साल नहीं देते हैं, तो ये परचून फरोश जो है इनको कैसे नेट में लाया जाए? ये देखिए, इस पे कल फाइनेंस मिनिस्टर ने मिफ्ता इस्माइल साहब के जो पिछला साल का बजट था और उस पे जो उन्होंने कोशिश की थी एक फ्लैट टैक्स लगाने की, तो उन्होंने कल उसकी तायद की कि वो लगा रहना चाहिए था, उसको सियासी बुनियादों पे नहीं हटाना चाहिए था। जो टू बिगिन विद ये जो 2-3 सेक्टर्स हैं, आपका रिटेल सेक्टर, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर और ये जो रियल एस्टेट है, पहले तो इसका टैक्स कल्चर हमें प्रमोट करना है कि यहाँ पे वाकयातन टैक्स देने की आदत पड़े, वो कोई फ्लैट टैक्स हो या वो डायरेक्ट टैक्स हो, लेकिन टैक्स देने की आदत तो पड़े। और उसके बाद ये जो नॉन फाइलर पे गहरा तंग किया जा रहा है, तो मुझे लग रहा है कि अगर ये वाकई हुकूमत मुस्तकिल मजाजी से लगी रहे और इसमें कोई सियासी इंटरफेरेंस ना हो टैक्स कलेक्शन के मामले में, औरंगजेब साहब को थोड़ा सा अगर फ्री हैंड दिया जाए तो हो सकता है कि हमारा जो टैक्स टू जीडीपी रेशो है ये भी बढ़ जाए और जो डायरेक्ट टैक्सेस की रेशो है ये भी बेहतर हो जाए।
تو کہہ رہے ہیں سر نیکسٹ دو سالوں میں اس مرتبہ تو 10% پہ لے آئیں گے, اگلے سال 12% پہ اس کو لے آئیں گے جی ڈی پی کا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو جو ہے, تو اس پر بھی کوشش ہو رہی. تو اس کا مقصد ہے کہ یہ سارے لوگ نیٹ میں آئیں گے, لیکن زراعت پہ جو انکم ٹیکس ہے وہ تو صوبوں نے اپنی انکم پہ نہیں دکھایا ہے. پنجاب نے زراعت پہ انکم ٹیکس 350 ارب روپے دکھایا. موسم اس کو نا ہمیں کہنا نہیں چاہیے زراعت پہ انکم ٹیکس. دیکھیں آپ یہ پروگرام اس وقت سندھ میں بیٹھ کے کریں, آپ یہ پنجاب میں کریں, کے پی, بلوچستان, جی بی, اے جے کے کہیں بھی بیٹھ کے کر رہے ہو, آپ کا ٹیکس جو ہے وہ تو آپ کو ایٹ سورس ڈیڈکٹ ہو کے اور آپ کو ملے گا اگر آپ کی انکم جو ہے ایک خاص تھریش ہولڈ سے زیادہ ہے. تو اسی طرح سے اس کو ایگریکلچر ٹیکس کے نام سے کنفیوز کرنے کی بجائے کاشتکار کو ایک وہ ریٹرن فائل کرے, اس میں ان پٹ اس کا کتنا خرچہ کتنا آیا اور اس کو پروفٹ کتنا ہو رہا ہے اس سے فصل سے, اور اگر وہ جو پروفٹ ہے وہ خاص تھریش ہولڈ سے اوپر ہے تو وہ اس کی انکم ہے. تو اس کو ایگریکلچر ٹیکس جو صوبے کا ہے وہ تو آبیانہ ہے, وہ مالیہ ہے, وہ جو باقی محکمہ مال کے ٹیکسز ہیں وہ ہے, لیکن یہ تو انکم پہ ٹیکس ہے نا. تو اس کو ہمیں ایگریکلچر ٹیکس کے کہہ کے اس کو کنفیوز نہیں کرنا چاہیے, بلکہ آمدنی آپ کی ایک خاص حد سے اوپر خواہ وہ کسی بھی سورس سے ہو وہ ٹیکسیبل ہونی چاہیے. لیکن یہ ڈاکٹر صاحب وہی مسئلہ ہے نا کلچر کا, کہ تو میں وہی کہہ رہا ہوں کہ کلچر کیسے پیدا ہو, کہیں سے تو شروعات کرنی ہوگی, تو یہ کیسے شروعات ہوگی؟ اس میں تو پولیٹیکل ول چاہیے بہت, کیونکہ بہت بڑا ایریا ہے, 20-22% آپ کا جی ڈی پی کا ایک سیکٹر ہے جو کہ ابھی اس وقت انکم اس کی ٹیکسیبل نہیں ہے. کہ بدقسمتی سے ہمارے ہاں ساری چیزیں جو ہیں وہ پھر آئی ایم ایف کے ڈنڈے کے طور پہ ہوتی ہیں, حالانکہ یہ سب ہمارے اپنے فائدے میں ہے. اگر یہ ہم آج سے 10-20 سال پہلے کر چکے ہوتے, جو لاس میکنگ کارپوریشن کے جو مسائل ہیں, جو کیپیسٹی پیمنٹ چارجز جو ہیں, یہ جو ٹیکس نیٹ کو بڑھانا ہے, تو شاید ہم بھی ہمسایہ ممالک کی طرح ہوتے جو کہ اس وقت ایک معاشی جائنٹ کے طور پہ ابھر رہے ہیں. تو یقیناً یہ چیزیں مشکل ہیں لیکن یہ کرنی ہے, اور اگر یہ آئی ایم ایف کے تحت ہی ہونی ہے تو چلیں لیٹس اٹ بی. ابھی تو آپ اگلے 3 سال آئی ایم ایف کے پروگرام کے انڈر ہوں گے اور آپ کو جو بھی کمٹمنٹ ہے وہ ساری پوری کرنا ہوں گی. مگر ایک تو لیکن ڈاکٹر صاحب یہ تو خیر اچھی بات ہے, ایز اے ٹیکس پیئر آپ بھی ٹیکس پیئر ہیں, ہم بھی ٹیکس پیئر ہیں, یہ تو اچھی بات ہے کہ جو لوگ ٹیکس نہیں دیتے ان کو ٹیکس میں لانا چاہیے. ہم کیوں ٹیکس بھریں؟ جو لوگ ہیں وہ جو نہیں بھرتے وہی سب عیاشیاں کر رہے ہیں, سب سہولیات حاصل کر رہے ہیں, باہر بھی جا رہے ہیں, 5 اسٹار بھی استعمال کر رہے ہیں, سب چیزیں کر رہے ہیں. بالکل. تو ظاہر ہے کہ یہ ایک جب تک آپ ڈائریکٹ ٹیکسز لینا شروع نہیں کریں گے, وہ جو آپ کا سوال تھا کہ انڈائریکٹ ٹیکسز سے کیسے جان چھوٹے گی, تو پھر انڈائریکٹ ٹیکسز دیتے رہیں گے. اسی لیے ہمیں ڈائریکٹ ٹیکسز کے کلچر کو سپورٹ کرنا چاہیے تاکہ وہ لوگ جن کو ٹیکس نہیں دینا اور جن کو انڈائریکٹ ٹیکس دینا پڑتا ہے, جن کی آمدنی اس قابل نہیں کہ وہ ٹیکس دے لیکن انڈائریکٹ ٹیکسیشن میں آتے ہیں, ان کا بوجھ تھوڑا سا ہلکا ہو سکے. ڈاکٹر صاحب آخری میرا سوال ہے, وہ اکانومی سے ڈائریکٹ براہ راست سے تعلق نہیں ہے, لیکن بات ساری یہ کہ ہمیں کیا اکیڈمک سوال ہے کہ ہمیں کیا ایسا کلچر نہیں پیدا کرنا چاہیے کہ جو نان ٹیکس والا بندہ ہے یا نان فائلر جو ہے اس کو سماج میں ہی برا سمجھا جائے؟ سماج اس کو برا نہیں سمجھتا. پرابلم یہ ہو گیا کہ جب تک اس کو سماج برا نہیں سمجھے گا کہ جی یہ نان فائلر ہے, ٹیکس نہیں دیتا اور ہم پر بوجھ ہے, اس قسم کا کوئی ہمیں کلچر ڈیولپ کرنا پڑے گا. موسم میں سے ایک اسٹیپ پیچھے جاتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ یہ مسئلہ فائلر نان فائلر کا نہیں, مسئلہ یہ ہے کہ عوام اور میں عدم اعتماد ہے, اور یہ اس حکومت میں نہیں, یہ تمام پچھلی 10-20-30-40 سالوں سے دیکھ لے تو عوام کا یہ خیال ہے کہ ٹیکس کیوں دیں اگر حکومت ہمارے لیے کچھ کرتی نہیں. تو وہ جو ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے اس کو پورا کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ ٹیکسز جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ مقامی سطح پہ حاصل اکٹھے کیے جانے چاہیے لوکل گورنمنٹس کے ذریعے, تاکہ وہ عوام کو اپنے سامنے خرچ ہوتے ہوئے نظر آئے, اپنے اسکولوں پہ, اپنے اسپتالوں پہ, اپنی سڑکوں پہ, گلیوں پہ, پانی کی اسکیموں پہ, اور ان کو پتہ ہو کہ یہ چیز جو ہے یہ ہمارے پیسوں سے بن رہی ہے. اب بدقسمتی سے لوکل گورنمنٹ کو تو کوئی بھی جمہوری حکومت جو ہے وہ پروموٹ نہیں کرتی, نہ اس کو وہ اس قابل بناتی ہے کہ وہ فائنینشلی اٹونومس ہو سکے, اور اسی لیے پھر ایک جو لیک آف ٹرسٹ آتا ہے وفاقی حکومت اور ٹیکس پیئر کے درمیان, وہ خلیج جو ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے. تو ہمیں اس کلچر کو فروغ دینا چاہیے کہ حکومت جو ہے وہ واقعتاً عوام کا ٹرسٹ
حاصل کر سکے، ان کا اعتماد جیت سکے، تاکہ لوگ خوش دلی کے ساتھ ٹیکسز دیں۔